हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ थेरेपी चैप्टर 5 का। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 5 में क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हम लोग मेनली 6 पॉइंट्स को कवर करते हैं और जो हमारा फोकस रहता है वो रहता है इन 3 मेन थेरेपीज़ के ऊपर, साइकोडायनामिक, बिहेवियरल, ह्यूमनिस्टिक। बिहेवियरल के साथ ही हमारी आ जाती है कॉग्निटिव। तो इन दोनों को हम लोग एक साथ लेकर चलेंगे। ह्यूमनिस्टिक में बेसिकली आ गया ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल थेरेपी, एंड साइकोडायनामिक में हम सिर्फ यही 6 पॉइंट्स करेंगे। ये डिलीटेड है सिलेबस से, सो वी आर ओनली गोइंग टू फोकस अपॉन दीज 6 पॉइंट्स। तो ये जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है 2 और 3 मार्क्स के लिए। 2 और 3 मार्क्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो सबसे पहले लेट्स फोकस अपॉन दी साइकोडायनामिक थेरेपी। साइकोडायनामिक थेरेपी का आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि कहीं भी कुछ भी आ जाए, अगर आपको कुछ नहीं पता साइकोडायनामिक के बारे में, तो एक चीज़ हम हमेशा इसमें लिख सकते हैं कि ये इन्वॉल्व करती है इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स, और उसी के साथ साथ ये आते कहाँ से हैं? चाइल्डहुड से। ये चीज़ हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि साइकोडायनामिक में अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो इंट्रासाइकिक और चाइल्डहुड से जो भी हमारे प्रॉब्लम अराइज हो रहे हैं वो हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द साइकोडायनामिक। सो बेसिकली ये जो 3 थेरेपीज़ हैं ये कम्प्लीटली सेम प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हैं जो हमने सेकेंड चैप्टर के अंदर थ्योरीज की हैं। सो कमिंग टू साइकोडायनामिक थेरेपी, जो फर्स्ट पॉइंट है कॉज, कि जो प्रॉब्लम है, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसकी कॉज क्या है, वो प्रॉब्लम आई कहाँ से है। तो ये स्टेट करती है कि इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से पर्सन को प्रॉब्लम होनी स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर क्या है, इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स हमारी कौन सी होगी? जो हमारे दिमाग के अंदर ही चीज़ें चलती रहती हैं। सबसे पहले इड आता है, इड से हमारी अराइज होती है ईगो, और जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उससे हमारी आती है सुपर ईगो। इड जो है आई फॉर इड, आई फॉर इम्पल्सिव। तो इड जो है वो वर्क करता है हमारी इम्पल्सिस के ऊपर, कि जो छोटा बच्चा होता है उसने कोई टॉय देखा तो वो टॉय इमीडिएटली ग्रैब कर लेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि ये किसका है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो इड किस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है? अपनी दिल की विशेस के ऊपर। इड काम कर रहा है डिज़ायर्स के ऊपर विदाउट थिंकिंग अबाउट दी कॉन्सिक्वेंसेस। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो आती है हमारी ईगो। ईगो में क्या है कि हम लोग रियलिस्टिक हो जाते हैं। यहाँ पे जो बच्चा है उसकी जो अप्रोच है वो प्रैक्टिकल हो जाती है, कि बच्चा जो है और या फिर ह्यूमन बीइंग, कोई भी इंडिविजुअल जो है वो प्रैक्टिकल होके सोचना स्टार्ट कर देता है। एंड जो सुपर ईगो होती है वो होती है हमारी मोरल्स के ऊपर। अब प्रैक्टिकल हम लोगों ने सोच लिया, फिर हम लोग आते हैं अपने मोरल्स के ऊपर। अब मोरल्स क्या हो गए कि एज पर द सिचुएशन क्या सही है और क्या गलत है। तो अब एक इंसान को दिक्कत कब होगी कि जब उसकी इड उसको कुछ और कह रही है, कि इड कह रही है कि एग्ज़ाम में चीट कर ले, बट ईगो में क्या आ रहा है कि सामने इन्विजिलेटर है, वो वहाँ पर उसको टोक देगा। सुपर ईगो में क्या आ रहे हैं? उसके मोरल्स। मोरल्स वहाँ पे वो एक तो ये चीज़ सोच सकता है कि भाई घर वालों क्या सोचेंगे अगर मेरे ऊपर चीटिंग का केस बन गया, या फिर मोरली वो देख रहा है कि आसपास सारे बच्चे चीटिंग नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूँ। तो यहाँ पे क्या है, इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स होगी कि उसकी डिज़ायर तो है चीटिंग करने की, कि उसको एग्जाम में कुछ नहीं आता, बट मोरल्स उसको रोक रहे हैं। तो वहाँ पर उस बच्चे का दिमाग ख़राब हो जाएगा एग्ज़ाम सेटिंग में ही, और उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाए। तो यहाँ से क्या है, हमारी प्रॉब्लम अराइज हो गई। सो प्रॉब्लम यहाँ पर अराइज होती है साइकोडायनामिक में जब ईगो, इड एंड सुपर ईगो में बैलेंस नहीं होता। सो ये हमारा इसका मेजर कॉज रहता है कि सपोज किसी को डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन में क्या है, इड, ईगो, सुपर ईगो एक साथ नहीं जा रही। कि एक बच्चा है या फिर कोई भी, सपोज कोई 13 साल का बच्चा है, उसके मन में कुछ और है, इड उसकी कह रही है कि उसको सोशल मीडिया यूज़ करना है। ईगो, उसको डर लगता है कि मम्मी पापा क्या कहेंगे, वो पनिशमेंट से डर रहा है। सुपर ईगो, अब उसके बच्चे के मोरल्स कुछ भी हो सकते हैं, उसको ये लग सकता है कि उसके आसपास वाले सब यूज़ कर रहे हैं तो वो भी कर सकता है। अब यहाँ पर जब कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो क्या है, उसकी
साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, जैसे कि एनजाइटी होगी कि वो छुप छुप के सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, तो इस रीज़न की वजह से यहाँ पर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। अब ये कॉज आया कहाँ से, एग्जिस्टेंस क्या है। साइकोडायनामिक में एक चीज़ दिमाग में फिट कर लो कि कोई भी अगर कॉज है तो वो कहाँ से आया है, हमारे पास्ट से। पी फॉर साइकोडायनामिक, पी फॉर पास्ट, कि जो हम लोग पास्ट में अचीव नहीं कर पाए वो हमें रियलिटी में या फिर प्रेजेंट में दुखी करता है। अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स होते हैं चाइल्डहुड के, कि वो 13 साल के बच्चे की कोई डिज़ायर थी वो पूरी नहीं हो पाई, अब वो इंसान 30 साल का हो गया, तो वहाँ पर उसको वो परेशानी देता है कि उसके अनफुलफिल्ड डिज़ायर थे और उसकी वजह से क्या है, उसके अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। अब ये जो अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये किसके अंदर हैं, कहाँ रह गए, हमारे अनकॉन्शियस में रह गए, जो दबी हुई चीज़ें हैं जहाँ पर हम लोग सारी अपनी एनिमल ड्राइव्स रखते हैं, ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है। अब अनकॉन्शियस में है तो वो कहीं ना कहीं हमें प्री कॉन्शियस में डिस्टर्ब करेगा, और जब वो प्री कॉन्शियस में एंटर कर गया तो वो कॉन्शियस में एंटर कर गया। और कॉन्शियस क्या है, जिसको हम लोग जी रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली क्या है, हमें प्रॉब्लम दे रहा है। कि अब जैसे कि वो बच्चा है 13 साल में वो अपनी डिज़ायर्स फुलफ़िल नहीं कर पाया, तो वो 30 साल का जब इंसान बनेगा तो उसके अंदर वो एक फ्रस्ट्रेशन रहेगी, और वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो उसके अनकॉन्शियस में है, तो वो प्री कॉन्शियस में जाएगी, कॉन्शियस में जाएगी। उसकी वजह से क्या है कि 30 साल तक होते होते हो सकता है वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट करने लगे, बहुत ज़्यादा दूर रहने लगे, और रिलेशनशिप क्या है धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। तो ये है इसका एग्जिस्टेंस ऑफ कॉज। सो मेनली एड ईगो, सुपर ईगो बचपन में हमारा डेवलप हुआ, उसके बाद जब हम लोग आज रियलिटी में जी रहे हैं तो वो जो पास्ट की प्रॉब्लम है, जो हमारी बचपन की प्रॉब्लम है जिसको हम लोग फुलफ़िल नहीं कर पाए, तो वो हमें दिक्कत कॉज करती है। तो इसलिए कहते हैं कि चाइल्डहुड अगर अच्छा होगा तो बच्चे की आगे की लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, बच्चे को एक हेल्दी चाइल्डहुड देना। उसके बाद यहाँ पर आते हैं चीफ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। अब हमें पता है कि साइकोडायनामिक में हम कभी भी कोई भी डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं करते। ये चीज़ भी अपने दिमाग में डाल कर रखना कि साइकोडायनामिक में कभी भी कोई डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं होता। यहाँ पर हम लोग हमेशा इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। और इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करने का पर्पस क्या है कि जो इंसान की ये जो छुपी हुई अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो अनकॉन्शियस में डूबी हुई है, जो अनकॉन्शियस में छुपी हुई हैं, उनको हम लोग बाहर ला पाएँ। इस रीज़न की वजह से हम लोग इनडायरेक्ट मेथड यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब डायरेक्टली अगर किसी बच्चे से पूछा जाए या फिर किसी 30 साल के इंसान से पूछा जाए कि आपको क्या चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर करती है, तो वो नहीं बताएगा। अगर हम उससे इनडायरेक्ट तरीके से पूछेंगे, जो हम लोगों ने प्रोजेक्टिव टेक्निक्स पढ़ी हैं, तो वो उसके थ्रू बता देगा, जैसे कि कंप्लीट अ सेंटेंस हो गया या फिर फ्री एसोसिएशन हो गया। तो वहाँ पर क्या है, वो इंसान बता पाएगा कि उसकी दिक्कत क्या है। अब सपोज सेंटेंस लिख दिया माय फादर, तो माय फादर में अगर किसी ने लिखा है माय फादर इज़ वेरी नाइस, तो वहाँ पर क्या है, उसका कोई डिस्प्यूट नहीं है। अब यहाँ पर माय फादर के बाद उसने लिख दिया इज़ एन एंग्री मैन, तो कहीं ना कहीं वो शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं दिक्कत है उसके और फादर के रिलेशनशिप में। तो ये यहाँ पर चीफ मेथड होता है कि हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से पर्सन के अंदर से निकालने की कोशिश करते हैं कि उसको क्या चीज़ बॉदर कर रही है। तो ये हमारा रहता है चीफ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इन दी साइकोडायनामिक थेरेपी, कि अनकॉन्शियस से हम लोगों को सारी चीज़ें निकालनी है। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, फ्री एसोसिएशन, कि हम लोग एक स्टिमुलस को दूसरे स्टिमुलस से एसोसिएट करते हैं फ्रीली, कि जो रिफ्लेक्सेस में हमें रिस्पॉन्स मिलता है हम लोग उसके साथ चलते हैं, वो हमारा क्या है, फ्री एसोसिएशन। उसके बाद आ जाता है ड्रीम एनालिसिस, कि जो भी ड्रीम है, अब यहाँ पर फ्रॉइड का क्या मानना था कि जो हमारे अनकॉन्शियस हैं वो हमारे ड्रीम्स में आते हैं। तो जब हम लोग उन ड्रीम को स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इंडिविजुअल को क्या चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है और किसकी वजह से उसको डिसऑर्डर कॉज हो रहा है। तो ड्रीम एनालिसिस में हमारे अनकॉन्शियस भरे हुए हैं, जो चीज़ हम लोग सामने नहीं लाना चाहते, बेसिकली एनिमल ड्राइव्स और सेक्सुअल ड्राइव्स। तो उससे हमें पता चल जाता है कि क्या इंसान चाह रहा है। अब जैसे कि वाटर से आ गया रिवर, तो ये क्या है, नॉर्मल है, इससे हमें कुछ नहीं लग रहा। नाइफ से अगर कोई मर्डर कह रहा है तो उसके दिमाग में कुछ नेगेटिव चल रहा है,
तो इससे हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर अनकॉन्शियसली हमें किस चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जब हम लोग रिफ्लेक्सेस के ऊपर काम करते हैं, पर्सन को सोचने का मौका नहीं देते, तो जो उसके अनकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस थॉट्स होते हैं वो बाहर आ पाते हैं। उसके बाद आता है नेचर ऑफ रिलेशनशिप। नेचर ऑफ रिलेशनशिप में क्या है कि जो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप होता है वो किस तरीके का है। यहाँ पर साइकोडायनामिक क्या है, यहाँ पर फ्रॉइड का ये मानना था कि जो भी पता है वो सिर्फ और सिर्फ थेरेपिस्ट को पता है, और जो क्लाइंट है वो एकदम नादान है, उसको कुछ नहीं आता जाता, इसलिए वो मदद के लिए आया है। तो यहाँ पर थेरेपिस्ट जो है वो अज्यूम करता है रोल ऑफ गाइड और टीचर। तो नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है कि जो क्लाइंट है वो वहाँ पर बेचारा सिर्फ सुनने के लिए है कि भाई तेरे साथ पास्ट में ये हुआ, अब तू इस चीज़ से सफ़र कर रहा है, अब जो करना है आगे तुम्हारी मर्जी है। बस वो उसको इमोशनल इंसाइट दे के छोड़ देता है कि वो उसको सारी चीज़ें रियलाइज़ करा देता है कि उसके साथ पास्ट में क्या क्या हुआ, वो प्रेजेंट में क्या क्या फील कर रहा है। तो इससे उसको क्या मिल रहा है, बेनिफिट क्या हो रहा है कि उसको अपने इमोशंस के बारे में पता चल रहा है, इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग हो रही है, इमोशनल इंसाइट हो रही है। नेचर ऑफ रिलेशनशिप में थेरेपिस्ट ने टीचर का रोल ले लिया कि उसने सब कुछ बता दिया कि तेरे साथ क्या क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर चीफ बेनिफिट क्या हो रहा है कि वो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है कि भाई मेरे साथ तो ये दिक्कत है कि पास्ट में मेरे को अपने पापा के साथ इशू थे, अब मैं प्रेजेंट में उन्हीं के साथ रहता हूँ, तो मैं कैसे रहूँ। तो कभी कभी ना ये चीज़ बैकफायर भी कर जाती है कि पर्सन और ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसी रीज़न की वजह से ये क्या है, एक लूप में रहता है साइकोडायनामिक, कि जहाँ से स्टार्ट किया था ना कभी कभी हम लोग उसी पॉइंट पे वापस पहुँच जाते हैं। तो इस रीज़न की वजह से जो ड्यूरेशन है वो इसकी सबसे ज़्यादा है। जो स्टार्टिंग में जो फ्रॉइड ने स्टार्ट की थी साइकोडायनामिक, वो तो सालों साल चलती थी, क्योंकि ये बंदे को इतना ज़्यादा डीप ले जाता था कि 20 साल पुरानी प्रॉब्लम उसको आज याद दिला रहा है। अब वो 20 साल के पैसेज में उसके साथ जो हुआ वो सालों तक याद करता रहेगा। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उसको इमोशनल इंसाइट मिल रही है, और भाई अब उसको वो इमोशन एक्सेप्ट करने हैं, तो वो एक्सेप्टेंस में बहुत टाइम लगता था, तो ये सालों साल चला करती थी। तो इसलिए इसको मॉडिफाई किया गया। जो प्रेजेंट डे साइकोडायनामिक प्रैक्टिस करते हैं वो वीक से लेके मंथ्स तक चलती है। ये कभी कभी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है उन लोगों के साथ जो बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, जो डायरेक्ट बात नहीं करते, उन लोगों के साथ साइकोडायनामिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो जो साइकोडायनामिक है वो हेल्पफुल किन लोगों के साथ है, जो रिजिड हैं, जो जल्दी से बात नहीं करते, उनके साथ हम लोग साइकोडायनामिक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारी आती है बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव। यहाँ पर जो फोकस है वो किसके ऊपर है कि एक जो बंदा है वो थॉट प्रोसेसेस हैं उसकी, अब जो वो सोच रहा है वो उसके एक्शन में आ रहा है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, बिहेवियर। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, बिहेवियरल थेरेपी जो है वो हम लोग बिहेवियरल के साथ हम लोग कॉग्निटिव भी साथ लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर कॉज क्या है, फॉल्टी लर्निंग एंड कॉग्निशन, कि एक बच्चा जो है वो उसने कुछ गलत सीख लिया। अब लर्निंग हमेशा इन्वॉल्व क्या करती है, हमें पता है, एक्सपीरियंसेस। लर्निंग में हमेशा एक्सपीरियंसेस होते हैं। अब उसके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिसकी वजह से उसका जो रिस्पॉन्स है वो क्या हो गया, मैल अडेप्टिव हो गया, कि वो अपने आप को ढाल नहीं पा रहा सिचुएशन में, और उसकी वजह से उसको क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई। तो ये इसका कॉज है कि फॉल्टी लर्निंग है। लर्निंग हमेशा एक्सपीरियंस इन्वॉल्व करती है, इस चीज़ को याद रखना। तो उसके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि उसका रिस्पॉन्स मैल अडेप्टिव हो गया, और जहाँ पर मैल अडेप्टिव हो गया वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, डिसऑर्डर के अंदर। तो ये हमारा यहाँ पर रहता है कॉज, कि फॉल्टी लर्निंग है, फॉल्टी कॉग्निशन है इंसान के, और वो कहाँ से आ रहे हैं, उसके एक्सपीरियंसेस से। अब इसकी एग्जिस्टेंस क्या है, तो यहाँ पर हम लोग लर्निंग के प्रिंसिपल्स ही अप्लाई करते हैं। मेनली क्या क्या है, कंडीशनिंग है, एसआर है जहाँ पर रिवॉर्ड होता है, एक ऑब्जर्वेशन है। कंडीशनिंग में बेसिकली क्या है, एसएस है, 2 रिस्पॉन्सेज हैं, और उसी के साथ पर्सन क्या है, परेशान होता रहता है। तो एसएस में 2 स्टिमुलस हैं, कि सपोज यहाँ पर एग्जांपल तो हमारा कौन सा है, जो पैवलोव ने किया था, डॉग वाला।
अब डॉग को ही लेकर हम लोग चलते हैं। डॉग के पास हम लोग दो स्टिमुलस देते थे, फूड देते थे और बेल देते थे। फूड से क्या था, डॉग ने सेलिवेट किया। फिर उसके बाद पावलोव ने क्या किया था, बेल रिंग करता था, फूड देता था, डॉग क्या करता था, सेलिवेट करता था। फिर उसके बाद पावलोव ने क्या किया, बेल बजाई, टाइम का गैप दिया और उसके बाद फूड दिया। तो यहाँ पर डॉग ने इमिडिएटली बेल से क्या कर लिया, रिस्पॉन्स एक्वायर कर लिया। किस चीज़ का, सेलिवेशन का। तो ये तो एक बेसिकली क्या हो गया, हमारा अडेप्टिव बिहेवियर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग बात किस चीज़ की कर रहे हैं, मैल अडेप्टिव की। यहाँ पर बात हो रही है मैल अडेप्टिव की, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि बीमारी आई कहाँ से है। अब सपोज दो स्टिमुलस थे, फूड एंड बेल। जो एक हमारा अडेप्टिव डॉग था, वो सिंपल क्या कर रहा है, सेलिवेट कर रहा है। किस चीज़ के ऊपर, बेल के ऊपर। क्यों, क्योंकि उसका दिमाग कंडीशनड हो गया। कंडीशनड का मतलब क्या होता है, शेप हो जाना। कि उसके साथ इतने एक्सपीरियंस हुए हैं कि उसका दिमाग मजबूर हो गया एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स देने के लिए। अब यहीं पर अगर ये जो हमारा डॉग है, फूड था, बेल थी, अब जो डॉग है वो हमारा पागल कुत्ता है, मैल अडेप्टिव डॉग है। तो अब ये जो मैल अडेप्टिव डॉग है, ये क्या करेगा, जब बेल रिंग होएगी तो ये एंडलेस बाक कर सकता है, रादर देन सेलिवेशन। बाक कर सकता है, खुद को अनलीश कराने की कोशिश कर सकता है। अनलीश का क्या मतलब हो गया कि हमने इसको बांधा हुआ है और ये खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा है। जो इसको फूड दे रहा है उसको कट कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है, ये मैल अडेप्टिव बिहेवियर हो गया इसका, कि ये जो डॉग है ये इतना दुखी हो गया कि भाई बेल क्यों बजा रहे हो, मुझे सीधा फूड दे दो। तो ये हमारा मैल अडेप्टिव है। इसी तरीके से हमारे डिसऑर्डर्स में भी ये कंडीशनिंग लग जाती है। डिसऑर्डर्स में भी ये कंडीशनिंग हो जाती है कि दो स्टिमुलस हैं और उसके बाद जो रिस्पॉन्स हमारा आ रहा है वो क्या है, डिसऑर्डर का। कोई भी एग्जांपल हम लोग इसमें ले सकते हैं। एक स्टिमुलस क्या हो गया, स्कूल हो गया। एक स्टिमुलस क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गई। अब ये बच्चा था, ये स्कूल जाता था, स्कूल गया, इसने प्रिंसिपल को देखा। प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा खूंखार थी, रूड थी, कोल्ड थी। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे का रिस्पॉन्स क्या हो गया, स्कूल से फोबिया हो गया। तो ये क्या है, हमारे कंडीशनिंग है। ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है, किसमें, जो हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ कॉज है, फॉल्टी कंडीशनिंग हमारा फर्स्ट कॉज है। कि यहाँ पर क्या है, बच्चे या कोई भी इंसान है वो बेचारा मजबूर हो गया, उसका दिमाग इस तरीके से शेप हो गया कि वो सही तरीके से सोच ही नहीं पा रहा। तो यहाँ पर हमारा एसएस आ गया। एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी भी तरीके की कोई भी जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो इससे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिसऑर्डर वाले चैप्टर में है। उसके बाद क्या है, एसआर है, कि एक स्टिमुलस है। स्टिमुलस को हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, लाइक सपोज हमने यहाँ पर स्टिमुलस ले लिया। स्टिमुलस हम लोग ले लेते हैं, अगेन हम लोग स्टिमुलस स्कूल लेकर चलते हैं। अब बच्चा जो है, एक जो मैल अडेप्टिव बच्चा है जिसको स्कूल जाना बिल्कुल नहीं पसंद, स्कूल के नाम पर ही वो बच्चा क्या है, रोना स्टार्ट कर देता है। अब जब वो रोना स्टार्ट करता है तो उसको दो तरीके के बिहेवियर मिलते हैं अपने घर वालों से। एक तो घर वाले क्या हैं, कहते हैं कि रोज़ का काम है, और एक जगह क्या है, उसको पैम्परिंग मिल रही है। अब दोनों ही केसेस में कोई भी जो ये यहाँ पर इसको रिस्पॉन्स मिल रहा है वो कोई भी सूटेबल नहीं है, सूटेबल नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होगा, डिसऑर्डर अराइज होगा।
यहाँ पर रोज़ का काम है, जब कह दिया तो बच्चे को क्या है, सेल्फ डाउट आ जाएगा, एंजाइटी होएगी, डिप्रेशन होगा, किसी भी तरीके की दिक्कत हो सकती है। ऑन दी अदर हैंड अगर बच्चे को पैम्पर किया जा रहा है तो वो क्या हो गया, ओवर डिपेंडेंट हो गया, कोई भी सिचुएशन आएगी उसके हाथ पैर फूल जाएंगे, स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही चीज़ें हमारी क्या हो गई, मैल अडेप्टिव हो गई। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने एग्जाम्पल नेगेटिव क्यों दिए हैं, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि मैल अडेप्टिव बिहेवियर कहाँ से आया। फिर उसके बाद क्या है, हमारी ऑब्जर्वेशन लर्निंग है। अब ये जो ऑब्जर्वेशन होती है ये दोनों तरीके की होती है। एक तो बच्चा जो अपनी खुद की आंखों से देख रहा है, या कोई भी इंडिविजुअल जो अपनी आंखों से देख रहा है, वो क्या हो गया, एक्टिव। कि एक इंडिविजुअल था, वो कार ड्राइव कर रहा था और उसके सामने क्या हुआ, एक कार का एक्सीडेंट हो गया। उसने सिर्फ ऑब्जर्व किया ये, ठीक है, अपनी आंखों से देखा, और इस कार एक्सीडेंट की वजह से क्या है, इसके मन में डर बैठ गया और फोबिया हो गया, और इसने कई दिन तक गाड़ी को हाथ नहीं लगाया। ऑन दी अदर हैंड इसने सिर्फ सुना कि ऐसा ऐसा हो जाता है रोड पे, कि एक बच्चा है जिसको हम लोग हमेशा बचपन से डराए जा रहे हैं कि भाई आप लिफ्ट में जाओगे तो मॉन्स्टर आ जाएगा, लिफ्ट में जाओगे तो मॉन्स्टर आ जाएगा। तो ना वो उसने कभी मॉन्स्टर देखा, बस उसने सुना हुआ है कि मॉन्स्टर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा पैसिव एक्सपीरियंस हो गया कि वो लिफ्ट में जैसे ही जाता था उसको ये बोल दिया जाता था कि मॉन्स्टर आ जाएगा। तो उसको क्या हुआ, लाइफ टाइम फोबिया डेवलप हो गया, किस चीज़ से, लिफ्ट से। तो ये इस तरीके से मैल अडेप्टिव बिहेवियर यहाँ पर हमारे डेवलप होते हैं। ये 3 प्रिंसिपल्स हम लोग यहाँ पर लेकर चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर चीफ मेथड क्या रहता है कि अब हमें आइडेंटिफाई करने हैं कि फॉल्टी लर्निंग पैटर्न क्या रहा है। कि यहाँ पर अब हम लोग स्टडी करेंगे कि फॉल्टी लर्निंग पैटर्न क्या था, क्या कंडीशनिंग की वजह से हुई थी, क्या उसका दिमाग मजबूर है, क्या उसको रीइंफोर्समेंट कुछ ज़्यादा मिल रही थी, क्या उसको यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा था, वो रिस्पॉन्स चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर जो उसने देखा अपनी नज़रों से उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। कि अगर अब एक बच्चे ने लिफ्ट से डरा हुआ है कि उसके अंदर मॉन्स्टर आ जाता है, तो क्या है, हम लोग उसको डिसेंसिटाइज करेंगे, उसको लिफ्ट के अंदर लेके जाएंगे, उसको धीरे धीरे हम लोग ठीक करेंगे कि भाई लिफ्ट में कोई मॉन्स्टर नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहाँ पर दिक्कत आई है। तो ये हमारा हो गया चीफ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट बिहेवियरल में। अब नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है, जो थेरेपिस्ट होता है वो सोल्यूशन तक आता है और वो गाइड का रोल अज्यूम करता है। तो यहाँ पर भी क्या है कि वो उसको गाइडेंस दे रहा है, वो यूँ नहीं है कि उसको खुला छोड़ रहा है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो है वो डिपेंडेंट हो जाता है कि भाई जो मुझे थेरेपिस्ट कहेगा मैं तो वही करने वाला हूँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी वो डिपेंडेंट हो गया। चीफ बेनिफिट क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो फॉल्टी बिहेवियर हैं वो रिप्लेस्ड हो जाते हैं अडेप्टिव वन से। तो यहाँ पर हमें क्या याद रखना है, बिहेवियरल में और कॉग्निटिव में मैल अडेप्टिव रिप्लेस हो गए अडेप्टिव से, और दूसरा कॉग्निटिव में इरैशनल थॉट्स रिप्लेस हो गई रैशनल से। इरैशनल थॉट्स वो होती हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता, रैशनल वो होता है जो लॉजिकल होती है। तो ये हमारा यहाँ पर चीफ बेनिफिट होता है। ये कब तक चलता है, फ्यू मंथ्स तक चलता है। फ्यू मंथ्स तक क्यों चलता है कि जब तक क्लाइंट रिस्पॉन्स अपना बदलता नहीं है, अपने एक्शन नहीं बदलता, तब तक हम लोग थेरेपी को कंटिन्यू रखते हैं। तो ये 2 चीज़ें हो गई, साइकोडायनामिक और बिहेवियरल। ये सबसे ज़्यादा यूसेज है सीबीटी की। जब हम दोनों के प्रिंसिपल्स को एक साथ अप्लाई करते हैं, सीबीटी के प्रिंसिपल्स को जब हम लोग एक साथ अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। उसके बाद हमारे पास क्या आती है, ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल। यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर वर्ड ही यूज हो जाता है एग्जिस्टेंशियल। अब एग्जिस्टेंशियल जो है तो उसमें क्या है, एग्जिस्टेंस कि जो इंडिविजुअल है उसको अपनी खुद की लाइफ का एग्जिस्टेंस नहीं पता, वो खो चुका है,
उसे लगता है कि उसकी लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है, कि वो एकदम ऐसे खाली हो चुका है, इमोशनल नंबिंग आ गई, कि जिसको हम लोग कहते हैं कि इंसान क्या है, एकदम सूना पड़ गया, कि उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता। तो वो क्या है कि उसका ख़त्म हो गया लाइफ से, सारा जो उसका मोह माया थी, हर चीज़ से उसका मोह उठ चुका है। तो ये आता कब है? जनरली कोई इंसान जो है वो ऐसे नहीं है कि बैठे बैठे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही उसका लूज़ होता है, कि यूँ नहीं है कि आज वो जॉब पे जा रहा है तो एकदम से उसको हो गया। वो जॉब पे जा रहा है, धीरे धीरे उसके साथ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो उसको क्या फील होगा कि यार मेरी तो यहाँ पर कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो उसको धीरे धीरे क्या फील होगा कि लोनलीनेस फील होता है। यहाँ पर हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एक एलियनेशन, कि उसको ऐसा लगता है कि यार मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरा कोई वजूद नहीं है, तो छोड़ो। तो धीरे धीरे क्या है, इंसान क्या है, डिप्रेशन के टूवर्ड्स जाने लगता है। कि यहाँ पर क्या हुआ, कलर चेंज करते हैं हम ताकि कंफ्यूजन ना हो। एग्जिस्टेंशियल में इंसान को क्या लगता है कि उसका कोई वजूद नहीं है, कि वो जो ज़िंदगी जी रहा है वो क्या है, एकदम खाली है, खोखली जिसे कहते हैं। ये उसको क्यों लगता है, इसका रीज़न क्या है? एक ही दिन में ऐसा नहीं होता, एक ही दिन में नहीं होता, ये चीज़ धीरे धीरे होती है। अब यहाँ पर क्या है, उसको ऐसा लगता है कि वो लोनली है, उसको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, कोई समझने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, ठीक है। तो उसकी वजह से उसको क्या हो गया, ऐसा फील होता है कि वो बिलोंग ही नहीं करता। एलियनेशन की फीलिंग आती है कि उसका कोई वजूद ही नहीं है, कि वो बिलोंग ही नहीं करता, वो रहे ना रहे किसी के कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अल्टीमेटली मेजर इशू क्या आएगा, यहाँ पर मेजर इशू हमारा आएगा डिप्रेशन। डिप्रेशन आ गया, सुसाइड आ गई, एडिक्शन डिसऑर्डर आ गए। तो ये इस तरीके के डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर आ गया, इस तरीके की बीमारियां हमें हो जाती हैं अगर हमें बहुत ज़्यादा ऐसे लोनली फील होता है। तो डिप्रेशन एंड एनजाइटी तो कॉमन है ही है, उसके अलावा यहाँ पर डीरियलाइजेशन या फिर इस तरीके की बहुत सी चीज़ें पर्सन को हो जाती हैं। अब यहाँ पर चीफ मेथड क्या है? चीफ मेथड है, अब कोई अगर ऐसा इंसान है तो उसको किस चीज़ का एनवायरनमेंट चाहिए? उसको ऐसा इंसान चाहिए जो उसको समझ पाए। अब कोई इन सब चीज़ों से गो थ्रू हो रहा है कि उसको ये लग रहा है कि कोई उसको समझ नहीं रहा। अब सपोज़ आपको ये लग रहा है कि कोई नहीं समझ रहा, आप क्या हो, एकदम अकेले हो, एकदम लोनली हो। तो इस टाइम पे आपको किस इंसान की ज़रूरत है? जो आपको एम्पैथी शो करे। एम्पैथी में हमारा क्या आता है? एम्पैथी में हमारा जो मेन चीज़ है वो है कंपैशन, सिर्फ़ और सिर्फ प्यार। इस टाइम पे इंसान को क्या चाहिए? सिर्फ प्यार चाहिए, उसको किसी और चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये जो कंपैशन है ये क्या होता है? नॉन जजमेंटल इन नेचर है, नॉन जजमेंटल है। नॉन जजमेंटल जब होगा तो यहाँ पर क्या है? अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड हो गया कि बिना किसी कंडीशन के हम लोग क्लाइंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्लाइंट को क्या कर लिया? एक्सेप्टेंस मिल रही है। जैसे कि एग्जांपल लिया था कि जॉब है, वो जॉब से बहुत दुखी है, तो उसने फाइनली सोचा कि मैं थेरेपी में जाता हूँ, तो वहाँ पर उसको एक्सेप्टेंस मिल रही है। और वहाँ जब वो अपनी जॉब में जाता है, सपोज़ कोई टीचर है, वो स्कूल में जाता है, उसको एकदम ऐसे लगता है कि यार कहाँ आ गया मैं। तो वहाँ पर क्या है, उसको ये फील होएगा कि छोड़ो, सब कुछ मोह माया है, छोड़ो नौकरी, छोड़ो हर चीज़ अपना। चाहे ऐसे ऐसे कभी लोगों को ये फील हो जाता है कि भाई जंगलों में जाके रह लो, पहाड़ों पे जाके रह लो। तो ये क्या है? हमारी एग्जिस्टेंशियल थ्योरी है। तो यहाँ पर हमारा क्या आता है? चीफ मेथड क्या है? पॉजिटिव, एक्सेप्टिंग एंड नॉन जजमेंटल। साथ में हमारे यहाँ पे क्या है? एम्पैथी, सबसे इम्पॉर्टेंट। उसके बाद नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है? थेरेपिस्ट जो है वो फैसिलिटेटर का काम करता है। अब यहाँ पर ऐसे इंसान को जिसको ऑलरेडी ये लग रहा है कि उसका कोई वजूद नहीं है, तो उसको कैसा इंसान चाहिए? जो एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस कौन करेगा? जो उसको फैसिलिटेट कर रहा है।
फैसिलिटेट का क्या मतलब हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड है, हेल्पिंग। और हेल्पिंग कैसे है वो, सिर्फ और एक सिर्फ लिसनिंग से, कि भाई जो तेरे मन में है वो निकाल दे। तो वहाँ पर क्या है, उसकी जो आधी दिक्कतें हैं वो सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारा यहाँ पर क्या है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप। अब जब उसको ऐसा रिलेशनशिप मिलेगा कि उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी इमोशंस वैलिड हैं, इससे उसको क्या बेनिफिट हो रहा है, उसको वैलिडेशन मिल रही है, उसको वैलिडेशन मिल रही है। वैलिडेशन का क्या मतलब हो गया कि जो भी उसके इमोशंस हैं, इमोशन जो हैं वो लायक हैं। अब अगर उसको ये भी लग रहा है ना कि वो एक टॉक्सिक जॉब एनवायरनमेंट में था, कि जहाँ कोई उसको कुछ समझता नहीं था, बॉस जो है हमेशा चीची चीची करता रहता था, जो उसके कलीग्स है वो सही तरीके से बोलते नहीं थे, जेलेसी थी। अब यहाँ पर उसने जब थेरेपी ली तो उसको ये रियलाइज़ हुआ कि जो टॉक्सिक जॉब एनवायरनमेंट है वो उसको सही लग रहा है। तो जब उसको इस तरीके का एनवायरनमेंट मिला कि वो खुल के बता पाया कि भाई उसको जो जॉब एनवायरनमेंट है वो टॉक्सिक है, तो वो इस टॉक्सिकनेस से आगे बढ़ेगा। और उसको बेनिफिट क्या मिल रहा है, बेनिफिट क्या मिल रहा है, पर्सनल ग्रोथ का। बेसिकली इसके अंदर क्या आ गया, जो हम लोगों ने कार्ल रॉजर्स और मैस्लो की थ्योरी पढ़ी थी, वो क्या कहती है कि इंसान को जब रियलाइज़ होता है कि उसके अंदर पोटेंशियल है पॉजिटिव ग्रोथ का, तो इंसान क्या, कैसी लाइफ जीता है, फुलफिलिंग लाइफ। तो ये हमारा यहाँ पर चीफ बेनिफिट हो जाता है। और अब ये रियलाइज़ करवाने में इंसान को ज़्यादा दिन हमें लगते नहीं। अगर हम लोग एम्पैथी दे रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन के लिए चलती है। कभी कभी इंसान एक ही सेशन में इतना सेटिस्फाइड हो जाता है कि यार मैं तो यूँ ही इतना अपने दिमाग में भसड़ लेके चल रहा था, इतना तो कुछ था ही नहीं, तो वो बहुत जल्दी अपने आप को ठीक कर लेता है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या है, साइकोडायनामिक जो थी वो फोकस करती है सारा पास्ट पे, पास्ट का सारा निकाल कर बाहर ले आती है, निकाल कर बाहर आ गया, उससे क्या हुआ, कहने को सर जी ने क्या कह दिया था, इमोशनल इंसाइट होगी। अब कभी कभी हमें कुछ इमोशंस अपने इतने बुरे लगते हैं कि हम नहीं चाहते कि वो हमारे सामने आए। इमोशनल इंसाइट हुई तो उसको लगा कि वो तो एकदम ही फालतू इंसान है, फद्दू इंसान है, तो उसका जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ती रहती है। और इसीलिए ये जो है ये सालों साल चलती है, ये फॉर ईयर्स कंटिन्यू रहती है। तो ये है हमारी साइकोडायनामिक। और यहाँ पर हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से पर्सन के जो अनकॉन्शियस डिज़ायर हैं उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद हमारी कौन सी आ जाती है, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल। कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल में क्या है, इरेशनल थॉट्स हैं बिना सर पैर के, और वो हमारे किस में आगे, रिस्पॉन्सेस में आगे। तो यहाँ पर हम लोग दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलते हैं। ये जो थेरेपी है ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। यहाँ पर हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं फॉल्टी लर्निंग पैटर्न क्या था, फिर हम लोग रिप्लेस करते हैं इरेशनल को किससे, रैशनल से, इरेशनल को रैशनल से। और जब हमारे थॉट पैटर्न इरेशनल से रैशनल में आ जाएंगे तो जो हमारा मैल अडेप्टिव बिहेवियर है वो क्या हो जाएगा, अडेप्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पर भी जो हमारे थेरेपिस्ट हैं वो एज अ गाइड काम करते हैं, तो एक तरीके से वो उंगली पकड़ के उसको चला रहे हैं। तो यहाँ पर वो डिपेंडेंट ज़रूर हो जाता है, बट हम उसको छोड़ते कब हैं, जब हमें रियलाइज़ हो गया कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है। तो ये क्या हो गई हमारी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। उसके बाद हमारी आती है एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्टेंशियल में क्या है कि इंसान को ऐसा लगता है कि उसका कोई वजूद नहीं है, वैल्यू नहीं है, उसकी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है, वो मर भी जाएगा तो किसी के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारी आती है एग्जिस्टेंशियल में। अब यहाँ पर इसको ये क्यों फील हो रहा है, क्योंकि ये लोनली था। लोनली क्यों है, क्योंकि इसको कोई समझ नहीं रहा,
अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसको एकदम अकेला फील होता है। तो यहाँ पर क्या प्रोवाइड होएगा इसको, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जब मिलेगा, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, वहाँ पर क्या मिल रही है हमें, एम्पैथी मिल रही है। एम्पैथी मिल रही है तो बेचारे को कंपैशन मिल गया। अब जैसे कि मैंने बेचारा कह दिया तो वो बेचारा क्या है, सिंपैथी। तो बेचारा वर्ड हम लोग यूज़ नहीं करते एम्पैथी में। कंपैशन मिल गया, कंपैशन मिल गया तो उसको क्या रियलाइज़ हो रहा है कि वो वैल्यूड है, वो नीडेड है। जब वो वैल्यूड और नीडेड फील होगा उसको, तो वो क्या है, धीरे धीरे उसको क्या फीलिंग आएगी कि वो एग्जिस्ट कर रहा है फॉर अ रीज़न, और यहाँ पर जो थेरेपिस्ट है ना वो फैसिलिटेटर का काम कर रहा है, उंगली पकड़ के कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ हेल्प कर रहा है किस तरीके से, अपने कान लेंड करके कि उसकी बातें सुन रहा है। तो यहाँ पर क्या होएगी, पर्सन की पॉजिटिव ग्रोथ होएगी। तो तीनों के एम्स क्या है, साइकोडायनामिक का क्या है, इमोशनल इंसाइट, उसके बाद कॉग्निटिव बिहेवियर का क्या है, इरेशनल थॉट्स को रैशनल में करना, जिसका कोई सर पैर नहीं है उसको हम लोग लॉजिकल में लाते हैं। दूसरा मैल अडेप्टिव को अडेप्टिव में लाना। इसके अलावा क्या है यहाँ पर हमारा, कॉग्निटिव बिहेवियर में ये आ गया। एग्जिस्टेंशियल में क्या आ जाएगा हमारा, पर्सनल ग्रोथ। तो ये टॉपिक आपके ऐसे हैं जिसको आप लोग बिल्कुल स्किप कर ही नहीं सकते। अगर आपको ये 6 पॉइंट्स आ गए तो इट मीन्स अगर थेरेपी भी कोई आती है तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी वन शॉट वीडियो, यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड दैट। NCERT ऑलरेडी इतनी ज़्यादा वन शॉट है, अगर आपको वन शॉट मिल जाती है तो कमेंट सेक्शन में लिंक छोड़ देना। बट वन शॉट के भरोसे रहोगे तो सिर्फ पासिंग मार्क्स आएंगे। अगर प्रॉपर अच्छा स्कोर करना है तो ढंग से सुनना पड़ेगा, चाहे इसको 2x की स्पीड पे 3x की स्पीड पे सुन लो, बट स्टिल अभी भी टाइम है, अच्छे से कर लो। ये 6 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर 5 के। थैंक यू सो मच, आई होप इट हेल्प।